हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। इस जर्नी में आप ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान कितना जो आपको गेट एग्जामिनेशन में काम आ सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करना जरूरी नहीं है, उस ज्ञान को एग्जीक्यूट कर पाओ आप गेट एग्जामिनेशन में, इस लायक आपको बनना है। यकीन करो कि जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें से 50% तो चलो ऐसे ही फॉर्म भर दिए मान लो। 50% पीपल जो भी हैं, 50% पीपल वो ज्ञान की प्राप्ति किए होंगे पक्का ना। उन्होंने भी पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आप भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वेयर इज डिफरेंस। ज्ञान प्राप्ति में डिफरेंस नहीं है, सबने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। और एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करता है कि आपकी रैंक कितनी आने वाली है। बच्चे समझ गए ना बात को? तो खुद को एग्जीक्यूट कर पाओ, इस लायक बनाओ। क्या क्या करना पड़ेगा सर? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हाँ, जो भी यहाँ पढ़ा उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल। आज मैथमेटिक्स पढ़ लिया, इसके बाद मैथमेटिक्स को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैथमेटिक्स भूल जाओगे ना। आपकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए ये सब्जेक्ट आप भूलो ना, कोई सा भी सब्जेक्ट भूलो ना जो पढ़ चुके हो। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सर नहीं बनती, एग्जाम मत दे, बात खत्म है कि नहीं? क्योंकि भाई एग्जीक्यूशन नहीं है तेरे में। जो एग्जीक्यूशन करेगा, जो स्ट्रेटजी बनाएगा, जो खुद को एकदम सोने की तरह तपा देगा, उसी का ना हार बनेगा। यानी कि वो ही बंदा प्रॉपर रैंक लेके आ जाएगा और उसके सपने पूरे कर पाएगा, जो न केवल वो सोच रहा है, उसके परिवार में उसके पेरेंट्स सभी सोच रहे हैं। मेरी बात को ध्यान रखना। चलिए आज हम फंक्शंस की बात करते हैं और ग्राफ की बात करते हैं। फंक्शन और उनके ग्राफ। फंक्शन, अब देखो ये टॉपिक्स जो हैं वो आप 11th-12th में जो पढ़ते हैं वहां पे इन डिटेल सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उसके लिए ये टॉपिक है। गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं यहाँ से हमसे कि फंक्शन में डोमेन पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, फंक्शन दे दिया और इनमें से कौन सा फंक्शन है। रेयर ऐसे क्वेश्चन है अवेलेबल, लेकिन मैथमेटिक्स को समझने के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है। बट चूंकि फंक्शन का जितना इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर देंगे। मैं बुक से, स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस की इमेज और सारा फोटो खींच के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, ताकि अननेसेसरली टाइम वेस्ट ना हो ड्रॉ करने में और सारी चीज़ें करने में। समझ लेते हैं पहले फंक्शन क्या है। सपोज माय डियर फ्रेंड्स, एक फंक्शन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, समझिएगा। मतलब मैं आपके सामने अभी तो बोलूँ नहीं कि ये क्या है, एक एंटिटी ले रहा हूँ, मैथमेटिकल एंटिटी, और मैं उसमें लिखता हूँ कि f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम फंक्शन बोलते हैं। किसे साहब? इस कहानी को। दिस इज नथिंग बट माई फंक्शन। फंक्शन यानी कि ये एक शुद्ध एंटिटी, हाँ ये शुद्ध एंटिटी है, चलो इसको y भी नाम दे सकते हो। यानी कि y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। जी हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर दिस y इज नथिंग बट द फंक्शन। क्या कर रहा है ये फंक्शन? ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि साहब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है इस y की, ये किस पे डिपेंड कर रही है? इस x पे। x की जगह 2 रख दो तो आउटपुट हो जाएगा हमारा 4, x की जगह 4 रख दो, आउटपुट हो जाएगा 16। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि 4 इनपुट गया तो 16 आउटपुट आया? फंक्शन का नेचर। फंक्शन बोल रहा है जो भी इनपुट डेटा आएगा उसका स्क्वायर चाहिए मुझे। 10 डालोगे 100 मिलेगा। समझ रहे ना बात को? अच्छा, तो फंक्शन में कुछ ना कुछ इनहेरेंटली कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कोई फार्मूला छुपा हुआ है कि किस लिहाज से इनपुट और आउटपुट में रिलेशन साबित करोगे। इसकी बजाय मान लो फंक्शन होता f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, अब इसका नेचर अलग होता। तो फंक्शन कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन रहेगा। अभी फिलहाल इनपुट किसको मानेंगे? सर ये x की जो क्वांटिटी रहेंगी ये इनपुट्स की कैटेगरी में है, ऑब्वियस सी बात है।
और ये जो y है ये क्या है, ये आउटपुट वाली कैटेगरी में है। समझते हैं बात को? तो कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन होगा, यही वो फंक्शन साबित करता है। फंक्शन का काम ही यही है। बिल्कुल चमक गया। तो फंक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन ही फंक्शन हुआ। जी हाँ, मैथमेटिकली इसको समझ सकते हैं कि जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे ना, तो ऐसा हम कह पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, हम बोले ना आउटपुट y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट पे, तो ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्यों लिखा भाई, ऑब्वियस सी बात है, चेंज करेगा ये, और चेंज कैसे करेगा, बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू। डिपेंडेंट वेरिएबल बोला इसको मैं, या डिपेंडेंट एंटिटी। और x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, उसको 2 रखना है, 3 रखना है, कुछ भी इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं। 3 रखना किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पाएंगे कि मान लो मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई, नहीं y तो हम इसको लिख दिया मैं x और z। अब यहां देखो आप कि आपका आउटपुट फंक्शन है ये रहा, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो है 2। कौन कौन है साहब, x एंड z। समझ रहे हो? तो जो इनपुट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक या x से ज्यादा हो सकते हैं, एक या x से ज्यादा। यहां पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली 1 है। तो इस टाइप से भी आप फंक्शन को समझ सकते हो कि फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर समझ में। अब मजे की बात ये देखो कि मान लो मैं एक फंक्शन लिया, ध्यान से देखना, मैं एक फंक्शन लिया, ये जो पहले सबसे पहले हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे ही मैं y लिख रहा हूं ना, यस। अब इस फंक्शन की यदि आप वैल्यू फाइंड करोगे और सारे रियल नंबर ले लो, आर फॉर द रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू एनी रियल नंबर आप यहां से उठा के ले लो, तो क्या ये फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे? जी हाँ। रियल नंबर क्या, रियल नंबर चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, रियल नंबर का मतलब ये है, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी शामिल है? नहीं, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इनके दरमियान सारे नंबर्स जो हैं दैट इज द रियल नंबर। और अब x की कोई सी भी वैल्यू इन बिटवीन दिस रख दो, हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बताइए। हाँ, एनी रियल वैल्यू ऑफ द इनपुट विल गिव यू द रियल वैल्यू ऑफ द आउटपुट फॉर दिस, है कि नहीं? तो x की वो वैल्यू, x की तमाम वो वैल्यू जिसको रख के आपको आउटपुट मिले, उसको उसका डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दिस इज नथिंग बट द डोमेन। अगेन आई एम टेलिंग, हम ब्रीफली इसे समझ रहे हैं, इन डिटेल इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसका डोमेन, यदि कोई पूछे इस फंक्शन का डोमेन क्या, डोमेन मतलब x की वैल्यू जिसके लिए आउटपुट हमें मिले साहब, हम उसे क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि दूसरा फंक्शन जो है वो है हमारा दिस √x। अब इसका डोमेन क्या हो सकता है? देखो, x की यदि वैल्यू आप रख लो नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू तो आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, विल गेट द आउटपुट। लेकिन इफ x इज नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू यदि आप रख दो, तो फिर ये y रियल नहीं बचेगा। जैसे कि y इज इक्वल टू मैंने रख दिया -4, तो आप ये पाओगे कि इसकी वैल्यू आ गई ±2j वैल्यू आ गई दोस्त। तो ये तो कॉम्प्लेक्स चला गया, बट हम तो रियल की ही बात कर रहे हैं भाई साहब, दिस शुड बी रियल, बट यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फैमिली में चला गया, इमेजिनरी वैल्यूज आ गई, यस और नो?
तो भाई रियल इनपुट डाल रहे हो तो रियल आउटपुट भी मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे यदि आप नेगेटिव ले लेते हो तो गए काम से, तो नेगेटिव नहीं ले सकते। फिर क्या लेंगे, जीरो ले सकते हैं। हाँ, यदि x इज इक्वल टू 0 डाला तो y की वैल्यू 0। सो 0 या उससे बड़े कोई से भी रियल नंबर यदि आप यहां ले लोगे तो यू विल गेट द रियल आउटपुट। तो इसका डोमेन क्या हो गया जी सर, इसका डोमेन हो गया, इसका इस आंसर का, इस क्वेश्चन का डोमेन जो हो गया वो हो गया कि x की वैल्यू बिलोंग्स टू क्या, 0 को शामिल करना है, हाँ, टू इंफिनिटी, कुछ भी वैल्यू ले लो। या इन अदर वर्ड्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर और 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये इसका डोमेन हो गया। तो फंक्शन के साथ ऑलवेज उसके डोमेन की बात होती है। क्या इतनी बात आप समझ रहे हैं? अच्छा जी, मान लो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन ले लिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो फंक्शन दिया है इसका डोमेन क्या है। डोमेन समझ गए ना? डोमेन वो कहानी जिसके लिए डोमेन बोले तो वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड, आउटपुट रियल वैल्यू डिफाइंड हो, इट इज द डोमेन। समझ गए? इसके लिए सर हम ऑलरेडी कर चुके कि x बिलोंग्स टू, कलर चेंज कर लें, हाँ, x बिलोंग्स टू 0 को शामिल करूंगा, इन्फिनिटी तो शामिल होता नहीं है। ये इसका डोमेन हो गया या नहीं हो गया बताइए? बिल्कुल हो गया। सर 1/x भी आप देख लो, 1/x कितना खूबसूरत है कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x और ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के दौरान डिफाइंड होगा। इंफिनिटी को ऐसे शामिल नहीं करते, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। माइनस यदि करोगे, सपोज -50 किया तो -1/50 रियल नंबर है, आउटपुट वैल्यू आ रही, 50 रखा तो 1/50, सब कुछ आ रहा है। लेकिन यदि आप इसके दरमियान x इज इक्वल टू 0 पे इसे फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया इस टाइम पे, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी मतलब वेरी हाई वैल्यू जिसे आप डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यू कैन नॉट गेट द वैल्यू। तो मतलब सर इसकी रेंज में आपने बोला कि ये होगी, हाँ, ये आधा अधूरा स्टेटमेंट हुआ। अब पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट, किसको भुलाना है आपको, 0 को, इंडिविजुअल वैल्यू करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये मेरा आंसर होगा, ये इसका डोमेन होगा। समझ गए? तो लिख दो यहाँ पे कि भाई साहब इसका जो रेंज होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, 0 को छोड़ दो। समझ में आ गया बात? ओके, लेट्स कम टू दिस वैल्यू y इज इक्वल टू log ऑफ एनी बेस, a की वैल्यू जो आपकी मर्जी रख लो। अब आपने पढ़ा ही होगा कि यदि log में यहां 0 भी ले लिया तो भी डिफाइंड नहीं होगा और नेगेटिव वैल्यू ले लिया तो भी डिफाइंड नहीं होगा। log फंक्शन जो है ना बेटा, log फंक्शन बेस कुछ भी हो, इफ x इज नेगेटिव कंडीशन हो सकती है, x इज 0 हो सकती है, x ग्रेटर देन 0 हो सकता है कि नहीं? बेस कुछ भी हो, यदि नेगेटिव, x नेगेटिव है तो ये जो है ना y इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, x की नेगेटिव वैल्यू रख दोगे तो ये डिफाइंड नहीं है, x की वैल्यू 0 के लिए भी ये डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है x की ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए। तो यहां से सीधा ही आ गया कि सर ये फंक्शन ओनली डिफाइंड होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0 होना, ओनली फॉर दिस वैल्यू विल बी डिफाइंड। तो x ग्रेटर देन 0 लिख दो आप चाहो तो, और ऐसे फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको करना पड़ेगा 0 से इंफिनिटी, एनी नंबर ले लो आप इसके दरमियान, ये डिफाइंड होगा। अब हमारे पास है 7x अपॉन x² - 9। अच्छा, समझते जाइए, सब समझ में आ रहा है?
चल रहा है भाई हमारा कैमरा, मेहनत बेकार हो जाएगी अपनी तो। चल रहा है। मैंने कौन सा लिया, 7x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। बड़े समझदार निकले आप तो, सब कुछ कर लिया आपने। 7x डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 ले लेता हूँ और x माइनस 3 ले लेता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा, चमक गया होगा कि ये पूरा फंक्शन जो है ना x इज इक्वल टू 3 और -3 पे डिफाइंड नहीं है। x की वैल्यू 3 पुट यदि कर दी तो ये 0 हो गया। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो इन दो पर्टिकुलर वैल्यूज पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मानते हो ना इस बात को, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इनके अलावा कोई सी भी वैल्यू ले लो, वहां पे फंक्शन डिफाइंड करेगा। तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू एनी वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट, कौन सी वैल्यू रख दो, छोड़ दो, 3 और -3, 3 एंड -3। दिस टू वैल्यूज है जिन्हें हमें एक्सक्लूड करना है, समझ गए ना, क्योंकि 3 और -3 पे डिफाइंड, क्या x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है? हाँ बिल्कुल, वी आर गेटिंग द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, बट वी आर गेटिंग द वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 3 एंड -3। ओके, अब ये काम आपको करना है, ये वहां पहुंचा दोगे, मैं ही पहुंचा देता हूं। ये लीजिए, ये हो गया इसका डोमेन, ये लीजिए। अब आपके पास आया, बहुत ही अच्छा है फिर से, और वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो उसको x प्लस 2 लिख लूँ, x माइनस 2 लिख लूँ, डिवाइड में x और x माइनस 2 लिख लूँ। अब आपका मन करेगा x माइनस 2 से x माइनस 2 उड़ा दूँ, मैंने बोला था नहीं उड़ाना है, क्योंकि उड़ाने के कुछ कायदे होते हैं, ऐसे ही नहीं उड़ा देते हैं चीज़ें, ठीक। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड किस पे नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 2 पे हमारा जो फंक्शन है ना वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो इनको छोड़ के सब दूर इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, 0 एंड 2, इन दोनों को छोड़ के सब दूर ये डिफाइंड है। वी गेट द आंसर। अगला लास्ट है, डोमेन फाइंड करेंगे, उसके बाद फंक्शन में एंटर कर जाएंगे। अच्छा, अब देखो एक शर्त हो गई कि जो भी रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा तभी डिफाइंड होगा। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, व्हेन 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमने सीखा ना, इसके जो भी अंदर होगा नेगेटिव नहीं होना है जी। नेगेटिव यदि हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, और हमें डिफाइन करना है बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द फंक्शन वैल्यू। ओके, तो यहां से यदि आप देखोगे 2x इज ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -3/2, ये पहली वैल्यू आपने फाइंड कर ली। लेकिन आपका फंक्शन सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास तो ये भी है, इसको भी बड़ा होना पड़ेगा किससे, आपका 3 - x² अपॉन x, ये लिख दिया मैंने 0, ठीक है साहब। अब आप सोच रहे होंगे यार इसको तो मैं शायद ऐसा कर सकता हूँ ना, कैसा कर सकते हैं हम इसको, सबसे पहले इसको स्विच करते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 3/x एंड ये हो जाएगा, ये माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मैं कर रहा हूँ x प्लस √3 x माइनस √3, और ये चीज़ हम करके आ ही गए हैं कि यदि हमें ये फाइंड करना है, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इस इनइक्वालिटी को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो नंबर लाइन मैंने खींच ली, ये खींच ली, कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ले लिया, एक होना चाहिए √3, एक होना चाहिए -√3, तो यहाँ पे √3 ले लेंगे और यहाँ पे -√3 ले लेंगे। सभी को मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे √3, यहाँ पे ये 0 वैल्यू, और यहाँ पे वो तीनों ओपन सर्कल से बनेंगी, इस बात का भी ध्यान रखें, तीनों नंबर ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ठीक है। नहीं ऐसे क्यों बनेंगे, ये है कंडीशन साहब, 0 भी तो चलेगा ना,
ये है कंडीशन साहब, ये कंडीशन है लेस और इक्वल, तो यानी कि आपका ऊपर वाले दोनों शामिल होंगे तो ये फील्ड सर्कल बनेंगे, नीचे वाला शामिल नहीं होगा। यू नो वेरी वेल क्यों नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज -√3 और ये है 0। ठीक है ना। क्या है इनइक्वालिटी का ओवरऑल साइन? सर है पॉजिटिव। अच्छा, फिर आए आप कहाँ पे? √3 पे। साइन क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि √3 की पावर कितनी बेटा? 1। उसके बाद आप आए यहाँ पे, साइन क्या हो गया बेटा? 0। सॉरी, साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस बन गया और अगेन यहाँ पे हो गया माइनस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग? वी आर लुकिंग फॉर द नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज है यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे देखते हैं -∞ से -√3 शामिल है, इसके लिए नेगेटिव वैल्यू है। साथ में नेगेटिव वैल्यू यहाँ भी है, यानी कि 0 से √3 यहाँ भी नेगेटिव वैल्यूज हैं। और ना केवल ये है, एक और हमारे पास वैल्यू है, x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू -3/2। मतलब यदि इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे कि x बिलोंग्स टू -3/2 से ज़्यादा। सो -3/2 को शामिल करो और इन्फिनिटी तक जाओ, लाइक दिस। अब हमें कंबाइंड करना है सभी को, ये सब एक साथ होना चाहिए, तभी जाके मामला जमेगा। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखो, इसको नंबर लाइन पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। -∞ से √3 तक, -√3 तक, यहाँ पे कहीं -√3 होगा सपोज, तो ये पूरा एरिया शामिल है, ये पूरा एरिया में ये डिफाइंड होगा फंक्शन। ठीक, ओके। 0 से √3 भी, 0 से √3 में भी डिफाइंड है, तो 0 ये मान लिया, हाँ 0 से √3 तक क्या, हाँ 0 से √3 तक, ये √3 तक, यहाँ भी फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ भी डिफाइंड है, यहाँ भी डिफाइंड है। और साथ में एक और कंडीशन कि -3/2 से इन्फिनिटी तक, -3/2 मतलब 1.5 समहाउ, 1.5, ठीक। तो 1.5 तकरीबन यहाँ आ जाएगा, नहीं सॉरी वेट, माइनस है ना, माइनस, सो ये हो गया -1.732। सो -1.5 इज समवेयर हियर, -3/2। इससे पूरा बड़ा, तो ये ले लीजिए साहब, ये और ये डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक, अब आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। आप देखो ध्यान से कि ये सब सेटिस्फाई होने चाहिए, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, कोई भी एक भी गड़बड़ हुआ तो लोचा हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से कि ये हम 0 से 3/2 के बीच में सपोज -1 लिख लिया, तो कौन सा फंक्शन गड़बड़ हो रहा है? 0 से 3 वाला, ये वाला गड़बड़ हो रहा है, मतलब लास्ट वाला। कब क्या ले लिया मैंने? x की वैल्यू यदि मैंने -1 ले ली तो, है ना, हाँ, तो ये नहीं ले सकते। हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा साहब? हमें लेना पड़ेगा ये यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें डिफाइंड है। इस जोन में नहीं जाना, इस जोन में नहीं जाना, है ना। ठीक, मतलब सभी एक जगह डिफाइंड होनी चाहिए दोस्त, तभी काम चलेगा। कुछ तो गड़बड़ है मेरे लिखने में, समझ लेता हूँ मैं। 0 से √3 बना लिया मैंने, और -3/2 से इन्फिनिटी भी बना दिया मैंने, 0 से √3 भी बना दिया, -∞ से √3 भी मैंने बना दिया। और ये किसके लिए बनाया मैंने? उसी के लिए बनाया ना। ओके, ठीक। तो कहने का मतलब ये वाला फंक्शन जो है, जो हमने डिफाइन किया, वो
इस रेंज में भी डिफाइंड है और इस रेंज में भी डिफाइंड है। और जो हमने तीसरा ये वाला पॉइंट लिया, इन तीनों का कॉमन देखेंगे तो इन तीनों का कॉमन कौन है साहब? सिर्फ और सिर्फ ये है। मतलब इस रेंज में ये भी फुलफिल हो रहा है, ये भी फुलफिल हो रहा है, ये दूसरा वाला भी फुलफिल हो रहा है। इसमें से कोई एक वैल्यू रख दो, कोई एक वैल्यू 1 रख दी इसमें से उठा के मैंने, तो 1 यदि रख दी तो ये भाई साहब तो डिफाइंड है 1 पे, और ये भी डिफाइंड हो गए। तो इसकी रेंज क्या हो गई सर? 0 से √3, 0 से √3, 0 रख दो, हाँ, इसको भी शामिल करो और इसको भी शामिल करो, ठीक? नहीं, 0 शामिल नहीं होगा, क्योंकि यदि 0 शामिल हुआ तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो हियर इट इज, ये रही मेरी रेंज, जिसके लिए मतलब ये डोमेन जो इसने पूछा है। अब हम फंक्शन पे स्विच करते हैं। आइए, नॉट फंक्शन, हम चर्चा करेंगे ग्राफ्स के बारे में, फंक्शन और उनके ग्राफ्स के बारे में। अब मैंने बोला था ये मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से उठा लिया है। मैंने आपको सजेस्ट किया था ना, एक बुक, 2-3 बुक करी थी, उसमें से एक बुक है IAS मास्टर, IAS पब्लिकेशन वाली बुक का। ये डायरेक्ट मैं आगे सारे ग्राफ एकदम फ़ोटो खींच के उतार दिया हूँ, ताकि मुझे ड्रॉ करके समय बर्बाद ना करना पड़े। ये थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं, रोड मैप समझ लीजिए, मैप समझ लीजिए कि जो फंक्शन होते हैं वो 2 टाइप के ही फंक्शन देखने को मिलेंगे, एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल। 2 टाइप के। एल्जेब्राइक, सर क्या एल्जेब्राइक मतलब? बताता हूँ। एल्जेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले है पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन। मतलब आपके सामने लिखा हुआ है जैसे f(x) = x² + y² या समथिंग लाइक दिस। पोलिनोमियल टाइप का लिखो, आप ऐसा ही लिख लो, x + 1, इसे ही पोलिनोमियल बोलते हैं। इस टाइप के फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन होंगे, जिनका कि ग्राफ देखने को आपको मिल सकता है। रेशनल फंक्शन का टाइप इस टाइप से रहेगा, f(x) / g(x) टाइप का, जो रेशियो में रहेंगे उसे हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं, है कि नहीं? जैसा कि अभी हमने देखा था ना, अभी इनइक्वालिटीज भी तो सोल्व करी। सपोज 7x = x² - 1 लिखा हुआ, ये एक रेशनल फंक्शन हुआ। अच्छा, इरेशनल फंक्शन वो फंक्शन जिनमें रूट रेडिकल पावर अवेलेबल हो, है कि नहीं? जैसे कि इरेशनल फंक्शन, सपोज f(x) = दे दिया √x, ये एक इरेशनल फंक्शन हुआ। तमाम वो फंक्शन जिन्हें हम रेशनल फंक्शन नहीं, रेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हो गया इरेशनल फंक्शन। तो ये जो रूट वाले फंक्शंस है, इसे ही कहते हैं रेडिकल पावर, ये फंक्शन सारे इरेशनल हो गए। पीस वाइज, अब पीस वाइज का मतलब ये है, पीस वाइज में आप देख रहे हो ये सारे फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन है ना, टुकड़ों में मिलेंगे। मतलब भाई पर्टिकुलर कुछ रेंज में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी है, कुछ रेंज में दूसरी है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीस वाइज का मतलब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे f(x) = mod x, मॉड्यूलस फंक्शन उसका सबसे पहला फंक्शन है। mod x का ग्राफ अभी हम देखेंगे, लेकिन mod x का ग्राफ जब हम बनाते हैं ना बेटा, तो वो ऐसा आता है, कैसा कि यहाँ से यहाँ ऐसा है और यहाँ से यहाँ ऐसा है। देखना जरा, x की ग्रेटर वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग है, x की लेसर वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। तो टुकड़ों में है, ये एकदम कंटिन्यूअस नहीं है। देख लो आप, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, टुकड़ों में फंक्शन है, पीस वाइज। तो इस टाइप के फंक्शन को इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सिग्नम फंक्शन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। सब क्या है, घबराने की जरूरत, सब हम देखेंगे। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन भले ही नहीं आए, लेकिन मैथमेटिक्स को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। उसके बाद हम आएंगे इन सबको ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल f(x) आपके सामने दिया हुआ हो, sin x, cos x, tan x, या तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज जो भी हो वो शामिल रहेगी, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑब्वियस ही बात है, e⁴ टाइप के, है कि नहीं? कुछ भी ले लो, -x, ये वो एक्सपोनेंशियल, आप समझ ही गए हैं,
एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ गए, ए टू द पावर एक्स यदि लिखूं तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हुआ, जहाँ ए की जगह ई रख दो तो ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ये, ठीक है। लोगरिथमिक एंड इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक ln x आपको मिल जाएगा, या एनी पावर एनी बेस x मिल जाएगा लॉग फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यार इनवर्स साइन इनवर्स x मिल गया, कोस इनवर्स x मिल गया, इस टाइप के फंक्शन हो गए, ठीक है। ये इनमें से सारे फंक्शन जो हैं इनके हमें ग्राफ देखने हैं, वो भी बड़े फास्ट तरीके से। आइए, तो आई थिंक इस क्लास में ज़्यादा हो जाएगा, अगली क्लास में मिलूँ जल्दी से ना, फटाफट करेंगे और फिर एंटर करेंगे हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑफ कैलकुलस।